Hello students, welcome once again to our study channel Dream Touch Online Classes. Today we will talk about the most common 10 errors, the 10 most common mistakes people generally make while using English. आज की इस क्लास में बात करेंगे कॉमन एरर्स के बारे में. कॉमन एरर्स में भी आज की क्लास में मैंने वो 10 पॉइंट्स लिए हैं, 10 ऐसी मिस्टेक्स ली हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है. आमतौर पर जनरल इंग्लिश में लोग स्पोकन में भी ये मिस्टेक्स करते रहते हैं और रिटन में भी. रिटन एग्ज़ाम्स आपकी जो होती है कंपटीशन एग्ज़ाम्स, उनके लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे. ये जो 10 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और इनमें जो कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं आमतौर पे या जो एरर्स इनमें होते हैं उनको पहचानना जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा. आप सेंटेंसेस पे गौर करें तो अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है किसी भी बच्चे ने, तो वो ये ज़रूर समझ जाएगा कि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में देखे हो सकते हैं. और अगर प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में वो मिस्टेक्स जो पीपल जनरली करते रहते हैं, लोग जनरली करते रहते हैं अपनी जनरल इंग्लिश में. शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस से. सेंटेंस है ही इज़ माई कजिन ब्रदर. ही इज़ माई कजिन ब्रदर. सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो एररनियस है या एररलेस है. अपने को ये देखना है कि उसमें कोई एरर दिया हुआ है या नहीं है. ये भी हो सकता है कि सेंटेंस करेक्ट हो. हम दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे. ही इज़ माई कजिन ब्रदर. देखिए ध्यान दीजिए, कजिन ब्रदर, जो कोई पहले थोड़ी बहुत तैयारी इंग्लिश की कर चुके हैं उन्होंने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा. कजिन के साथ में ब्रदर या सिस्टर लिखना इज इनकरेक्ट. ये गलत होता है. कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखा जाता. कजिन का खुद का अर्थ होता है चचेरा, ममेरा, भाई, बहन. ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज माई कजिन. ब्रदर या सिस्टर नहीं आएगा, सेंटेंस यही खत्म हो जाता कजिन पर ही, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस होता. लेकिन यहाँ पर कजिन ब्रदर लिखा हुआ है जो कि गलत है. तो इसमें एरर क्या हो गया? ब्रदर लिखना इसमें एरर है, केवल कजिन आएगा. अब कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलेगा फिर कजिन ब्रदर है या सिस्टर है, कि जब हम केवल कजिन लिख के छोड़ देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा वो सिस्टर है या ब्रदर है. ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है. क्या भाई, ही इज़ अगर हम लिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं. लड़का जो है वो डेफिनेटली ब्रदर ही होगा. अगर यहाँ पे शी इज़ लिखा हुआ होता दैट मीन वो सिस्टर होती. समझ गए बात को? तो कजिन ब्रदर लोग यूज़ करते रहते हैं, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. तो पहला अपना आज का पॉइंट हो गया, कजिन ब्रदर या सिस्टर कभी नहीं लिखना, ये गलत माना जाएगा. बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की. इट इज़ ए बिग ब्लंडर. लोग आमतौर पे यूज़ करते रहते हैं बिग ब्लंडर. ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, बड़ी गड़बड़. ठीक है, ब्लंडर का अर्थ होता है बिग मिस्टेक, तो बड़ी गड़बड़. अब जब इसका खुद का अर्थ है बड़ी मिस्टेक तो इसमें बिग लगाना गलत है. यहाँ पे बिग का कोई यूज़ नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग हियर, इनकरेक्ट हियर. बिग यहाँ पे इनकरेक्ट है. क्यों? ब्लंडर के साथ में ये नहीं जुड़ेगा. ब्लंडर का खुद का अर्थ जो निकल रहा है उसमें बिग का अर्थ ऑलरेडी निकलता है, इसलिए बिग इसके साथ नहीं जुड़ेगा. दूसरी चीज़, इसको कई लोग इस तरह से भी यूज करते हैं. ठीक है, ही हैज़ मेड ए बिग ब्लंडर मिस्टेक या ही हैज़ मेड ए ब्लंडर मिस्टेक, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं. तो ब्लंडर मिस्टेक लिखना भी गलत है, क्योंकि मिस्टेक का अर्थ भी ब्लंडर के अंदर ही छुपा हुआ है और बिग का अर्थ भी इसी में छुपा हुआ है. तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये शब्द बनता है. ठीक है, तो इनमें से कोई भी शब्द इसके साथ लगाना इनकरेक्ट होगा. दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. समझ गए होंगे बात को? नंबर 3, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ. ध्यान दीजिए, वेजेज शब्द जो है, वेजेज के दो अर्थ होते हैं. जब वेजेज शब्द सिंगुलर में यूज किया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है पनिशमेंट. पनिशमेंट मतलब सजा या रिजल्ट भी हो सकता है, परिणाम भी. ठीक है, कॉन्सिक्वेंस.
रिजल्ट की बजाय आप ये कह सकते हो द वेजेज ऑफ सिन। अब यहाँ देखें, जब ये सिंगुलर होगा तो इसका अर्थ होगा पनिशमेंट, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब इसका अर्थ पनिशमेंट निकल रहा हो तो ये सिंगुलर होगा। यहाँ देखिए क्या सेंस निकल रहा है इसका, हिज द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। तो क्या कह रहा है कि पाप का परिणाम या पाप की सजा जो है मौत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पाप की सजा, सिन का मतलब पाप होता है, तो वेजेज का अर्थ क्या निकल रहा है, सजा, सजा मतलब पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का अर्थ दे रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज हुआ है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये सही है। अब दूसरा देखते हैं, हिज वेजेज आर वेरी लो। अब यहां देखिए, वेजेज जब प्लूरल में यूज होता है तो इसका अर्थ निकलता है मेहनताना या चार्जेज फॉर लेबर, मतलब लेबर के बदले जो चार्जेस दिए जाते हैं। लेबर मतलब मेहनत, तो मेहनताना, मेहनत के बदले कोई श्रम करे तो जो पारिश्रमिक जो दिया जाता है उसे कहेंगे वेजेज। तो हिज वेजेज आर वेरी लो, इस स्थिति में ये प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, और प्लूरल में यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल की आनी चाहिए। तो वेजेज यहाँ पे प्लूरल में यूज हो रहा है, वर्ब आर आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि वेजेज के यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, उसके मतलब उसका पारिश्रमिक या उसके चार्जेस फॉर लेबर। तो अगर प्लूरल के अकॉर्डिंग ये वर्ब आ रही है आर, तो ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है, आई नो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। इसमें क्या गड़बड़ है भाई, ज्यादातर को ये लगेगा ये तो सही सेंटेंस है, लेकिन नहीं, इसमें गड़बड़ है, इसमें एरर है। क्या एरर है, फैमिली मेंबर्स लिखना गलत होता है। फैमिली मेंबर्स की बजाय इसे लिखा जाता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब दे की बजाय कोई और पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे यहां पे आएगा। क्या हो जाएगा ये करेक्ट सेंटेंस, ऑल, आई नो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, इसको हम लिखेंगे आई नो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, आई नो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स लिखना गलत होता है कहीं पे भी। ही इज एन इंग्लिश टीचर, इसमें क्या गड़बड़ है, इंग्लिश टीचर इनकरेक्ट होता है। हम आमतौर पर बहुत सारे लोग 90% से भी ज़्यादा लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं, चाहे वो स्पोकन में कर रहे हो, चाहे वो रिटर्न में कुछ भी लिख रहे हो, तो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में भी हम सुनते रहते हैं वो एक इंग्लिश टीचर है। ठीक है, इंग्लिश टीचर गलत होता है। ठीक है, ये एक स्लैंग फ्रेज है जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करने लग गए हैं, लेकिन ये गलत है। तो सही क्या होता है, सही होता है ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ए टीचर ऑफ इंग्लिश, समझ गए, ए टीचर ऑफ इंग्लिश। इसी तरह से इंग्लिश लेक्चरर विल बी रॉन्ग, गलत है। सही क्या होगा, ए लेक्चरर इन इंग्लिश, समझ गए, लेक्चरर के साथ में इन आएगा, फिर ए लेक्चरर इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश लेक्चरर वो भी गलत है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो गलती क्या है, ही इज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर को सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, इसको लिखा जाएगा ही इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, तब ये सही होता। तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 7th सेंटेंस, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज क्वाइट बोरिंग। ध्यान रखना, इनिंग्स शब्द जो है इसमें एस लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर होता है। ठीक है, इनिंग्स सिंगुलर टर्म है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही इसको यूज किया जाएगा, लेकिन इसमें से एस हटेगा नहीं। ठीक है, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज क्वाइट बोरिंग। अब ध्यान देते हैं, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है वॉज। ठीक है भाई, इनिंग्स के अकॉर्डिंग तो ये वर्ब आ रही है, तो इनिंग्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर ही दी हुई है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द अल्फाबेट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आर क्वाइट डिफरेंट। पहले एक क्लास में भी अपने डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला, दैट मीन्स इट इज अ गार्लैंड ऑफ
लेटर्स, वर्ण मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? लेटर, ठीक है। माला, गार्लैंड या ग्रुप कह सकते हो आप। यहाँ पे कोई माला से मतलब वैसे नहीं कि ये माला ही है। अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया? वर्णों की माला। अब ध्यान देना, इसमें वर्ण तो बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वर्ण तो कितने हो गए? 26 हो गए, बहुत सारे हो गए, मतलब प्लूरल हो गए। लेकिन जब उन 26 को मिलाकर हम एक माला बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, तो वो तो सिंगुलर ही होगा ना। दैट मीन्स अल्फाबेट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। मतलब हम ये कहें कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं उनके ग्रुप की। जब हम अलग अलग कहें, ध्यान दीजिए, कई ये यूज़ करते हैं कि उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स नहीं होते भाई, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं 26। तो आप ये कह सकते हो उसको इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के लेटर्स ही नहीं आते, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि उसको इंग्लिश की अल्फ़ाबेट ही नहीं आती, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे आप। क्यों? बहुत सारे जिनको हम देख रहे हैं ए बी सी, अब आप कहोगे ए एक अल्फ़ाबेट है, नहीं जी, ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ए तो लेटर है, ठीक है, बी तो लेटर है, समझ गए। ऐसे ही ये 26 लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इन सब को मिलाकर जो 26 ये जो लेटर्स आते हैं, इन सबको मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो एक भाषा की एक ही अल्फ़ाबेट होती है, ठीक है। एक भाषा की जब तक हम बात करें, चाहे वो किसी भी भाषा ही कर लें, उसकी एक ही वर्णमाला होती है, एक ही अल्फ़ाबेट होती है। इसलिए जब हम एक भाषा की बात करें उस स्थिति में अल्फ़ाबेट ही यूज होगा, अल्फ़ाबेट्स यूज नहीं होगा, ठीक है। हो गई बात क्लियर। आगे बात करते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स शब्द हो ही नहीं सकता? फिर बिल्कुल हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स शब्द हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। उसका मतलब वर्णमाला से नहीं होगा, या तो होगा वर्णमालाएं, ठीक है। अब वर्णमालाएं एक लैंग्वेज की एक ही वर्णमाला होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक से ज़्यादा वर्णमालाओं की बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की वर्णमालाएं हो सकती है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन लैंग्वेजेस, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं। उस स्थिति में अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। या फिर अल्फ़ाबेट्स शब्द अगर सीधे अर्थ में यूज किया जाए तो इसका मतलब फिर हो जाता है लैंग्वेजेस। इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस। ध्यान रखना, लैंग्वेजेस नॉट लैंग्वेजेस। लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे ही नॉलेज, लगेज, कॉलेज, ठीक है, विलेज। तो लैंग्वेजेस, मोर देन वन लैंग्वेजेस, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है, ठीक है। मतलब हो जाता है भाषाएं, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं इस सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या दिया होता है? अल्फाबेट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आर क्वाइट डिफरेंट। अब ये सही है या नहीं? द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू अल्फाबेट्स, द अल्फाबेट्स ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। कैसे? हिंदी की अल्फाबेट और इंग्लिश की अल्फाबेट आर क्वाइट डिफरेंट, काफी अलग हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हिंदी की वर्णमाला और इंग्लिश की वर्णमाला तो दो हो गई ना, दो अलग अलग भाषाओं की हो गई, तो फिर अल्फाबेट्स आएगा। ये सही है यहाँ पे। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हाउ वॉज योर समर वेकेशन स्पेंट। देखिए ध्यान दीजिए, वेकेशन जो टर्म होता है, वेकेशन, वेकेशन सिंगुलर होता है, ठीक है। वेकेशन छुट्टियों के एक पीरियड को कहते हैं, अवकाश के एक पीरियड को कहते हैं, जिसमें कई दिन इंक्लूड हो सकते हैं, कई महीने इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। उसको मिलाकर, उन दिनों को, उन महीनों को मिलाकर इसको सिंगुलर यूनिट में, सिंगुलर टर्म में देखा जाता है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। कई बार हम ये यूज करते रहते हैं कि समर वेकेशंस स्टार्ट हो गई। समर वेकेशंस नहीं होता, समर वेकेशन होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर टर्म है। हाउ वॉज योर समर वेकेशन, यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो समर वेकेशन के साथ में वॉज का यूज हुआ है, जो कि सही है। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज ही लिव्स इन ए बोर्डिंग। इसमें क्या गलती है? ये भी इनकरेक्ट है भाई। क्या गलती है इसमें? ही लिव्स इन ए बोर्डिंग, बोर्डिंग तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, हॉस्टल को कहते हैं सीधे तौर पे समझें तो।
तो यहाँ पे गलत क्या है? केवल बोर्डिंग गलत होता है, इसको लिखा जाएगा बोर्डिंग हाउस। सही क्या होगा? बोर्डिंग हाउस। समझ गए होंगे बात को? केवल बोर्डिंग लिखना गलत है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? ही लिव्स इन ए बोर्डिंग हाउस। अगर ऐसा होता तो ये करेक्ट होता। यहाँ पे बोर्डिंग के साथ में हाउस नहीं जुड़ा हुआ, नाउन नहीं जुड़ा हुआ, उस स्थिति में ये गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में हमने 10 सेंटेंसेस की मतलब अगर बेसिकली बात करें तो 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात की है जो बहुत ही आम तौर पर लोग बोलचाल की इंग्लिश में या फिर जनरल इंग्लिश में करते रहते हैं। ठीक, तो इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम ये मिस्टेक्स आप दोबारा कभी नहीं करेंगे, या ये एरर्स अगर आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप तुरंत उनको पहचान पाएंगे। ठीक है, आपकी एसएससी की, एयरफोर्स, नेवी की एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक वगैरह की अदर एग्जाम्स में भी ये आते हैं, लेकिन एसएससी में एरर फाइंडिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आप अगर गौर करो पिछले प्रीवियस पेपर्स पे तो आप देखोगे कि इनमें से ज़्यादातर सेंटेंसेस कभी ना कभी आपको किसी न किसी पेपर में आए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और कॉमन एरर्स का अपने लेके चलेंगे एक और क्लास, उसमें भी ऐसे ही कॉमन एरर्स लेके उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वोकेब की एक जल्दी ही मैं क्लास वीडियो के रूप में अपलोड करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए अपने चैनल से। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, अपनी वीकनेस को दूर करना चाहते हैं, मेरा दावा है कि अगर आप मेरे द्वारा डाले हुए वीडियोज़ को सीक्वेंस से पूरा देखते रहते हो तो आपको इन वीडियोस के अंत में, जब सारे वीडियोस में डाल चुका होऊंगा, उसके अंत में ये खुद फील होने लगेगा कि आपकी वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया वो आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को आधा अधूरा पढ़ा है या इसको समझ में नहीं आया, हमारे इस टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी जो हैं उनको आप लिंक शेयर करें और उनको भी कहें, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको भी बोलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उनके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलते रहें, आपको तुरंत जानकारी मिलती रहे, आपको हर बार जो है लिंक शेयर नहीं करना पड़े मुझे। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से बहुत कुछ आपने सीखा होगा और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ला रहा हूं वोकेब का। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।